हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी आपके साथ में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 10th टू 12th मई की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है, इस पूरी करंट अफेयर सीरीज में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मध्य प्रदेश, इंडिया और वर्ल्ड की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज। साथ ही साथ ये पूरी करंट अफेयर सीरीज आपको डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक एमपीपीएससी, एसएससी, पुलिस एग्जाम या रेलवे एग्जाम या फिर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिनमें करंट अफेयर्स एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो या ऐसे एग्जाम जिनमें करंट अफेयर्स आता हो, ऐसे सभी एग्जाम्स के लिए ये पर्टिकुलर सीरीज आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। तो बिना टाइम वेस्ट किए बात करते हैं आज की फर्स्ट न्यूज के बारे में। आज की हमारी फर्स्ट न्यूज है 11th ऑफ मई, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। एज इट इज ध्यान रखना है आपको कि 11 मई को प्रत्येक वर्ष नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। और क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है और कब से सेलिब्रेट किया जा रहा है तो जानते हैं इसके बारे में। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में राजस्थान में भारतीय सेना द्वारा किए गए ऐतिहासिक पोखरण परमाणु परीक्षणों की स्मृति में 11 मई को भारत में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में नामित किया था। 11 मई 1999 को प्रौद्योगिकी परिषद ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का उद्घाटन समारोह आयोजित किया, यानी कि 1999 से प्रत्येक वर्ष भारत में 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। क्यों सेलिब्रेट किया जा रहा है? क्योंकि एक हिस्टोरिक इवेंट हुआ था। उस समय भारत ने पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट किए जिसमें से भारत ने सफलता अर्जित की। इस वजह से इस पर्टिकुलर दिवस को नेशनल टेक्नोलॉजी डे के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। एज इट इज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बात करें अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में, तो अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है उत्तराखंड लॉन्चेस पिरुल लाओ पैसे पाओ कैंपेन टू कॉम्बैट फॉरेस्ट फायर्स। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो पता होना चाहिए। अभी तक हमने भारत में ऐसी कोई घटना नहीं सुनी थी। हमने अभी तक सुना था कि अमेज़न के जंगलों में आग लग गई है। ऐसी कोई घटना हमने सुनी होगी, बहुत बार सुनी, ठीक है। लेकिन अब फॉरेस्ट फायर हमारे भारत में भी हो रहा है। स्पेसिफिकली कहां? तो अभी करेंटली उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर का इवेंट देखने को मिला। ये जो फॉरेस्ट फायर हो रहे हैं ये किन वजह से हो रहे हैं, क्या रीजन हो सकते हैं? उनमें से एक रीजन है पिरुल। पिरुल क्या होता है? तो पिरुल आपको यहां पर दिख रहा होगा कि यहां पर उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर जी इस पिरुल को साफ करते हुए दिख रहे हैं। यही है पिरुल और इन्हीं पिरुल को फॉरेस्ट से बाहर करने का ये कैंपेन है। अगर बात करें इसके बारे में तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग जिले में अभियान का शुभारंभ किया। पिरुल लाओ पैसे पाओ अभियान के तहत स्थानीय युवा और ग्रामीण जंगलों से सूखी पिरुल यानी चीड़ के पेड़ की पत्तियां एकत्र करेंगे और उन्हें नामित पिरुल संग्रह केंद्रों में ले जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर पिरुल है ना, यानी आप ऐसा कह सकते हैं ये सूखे पत्ते हैं, किसके? चीड़ के स्पेसिफिकली, जिसकी वजह से वहां पर, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, इस वजह से वहां पर हो सकता है, या फिर कुछ और रीजन हो सकते हैं स्पेसिफिकली कि उस पर्टिकुलर जगह में क्या क्या चीजें हो रही, क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसा उत्तराखंड में लॉन्च किया गया पिरुल लाओ और पैसे पाओ कैंपेन। तो ये कैंपेन के बारे में आपको पता होना चाहिए। कहाँ लॉन्च कराया गया है? तो उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया है। एज इट इज, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। यानी आप कह सकते हैं पिरुल एक महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है फॉरेस्ट फायर का, ठीक है। इसी वजह से तो उसे फॉरेस्ट से बाहर निकालकर पर्टिकुलर केंद्रों में, यानी जहां पर आप सुरक्षित रख सके, ऐसे केंद्रों में ले जाने की बात कर रहे हैं उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी साहब, ठीक है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये उत्तराखंड में ये इवेंट किया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बात करते हैं स्पेसिफिकली एयरफोर्स ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन बम्बी बकेट टू डील विद द फॉरेस्ट फायर इन उत्तराखंड। अब ये भी इंपॉर्टेंट हो गया कि आप सभी को ये भी ध्यान रखना है ऑपरेशन बम्बी बकेट, क्योंकि सिर्फ ऑपरेशन बम्बी बकेट देखकर हमें कुछ ऐसा अंदाजा नहीं लग रहा है कि ये है क्या, है ना। ये है क्या, इसमें क्या किया जा रहा है? तो मैं आपको बताता हूं इसकी मदद से क्या किया जा रहा है। इसकी मदद से हेलीकॉप्टर से पानी गिराया जा रहा है। कहां? फॉरेस्ट में। फॉरेस्ट पे पानी गिराया जा रहा है जिससे आग बुझाई जा सके। तो उन आग को बुझाने के लिए ये पर्टिकुलरली बॉम्बी बकेट का यूज किया जा रहा है। इस वजह से इस ऑपरेशन का नाम एयरफोर्स ने ऑपरेशन बॉम्बी बकेट रखा। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है ऑपरेशन बॉम्बी बकेट। मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं इसे, आप सभी को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारी, इंडिया बिकम्स द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट सोलर
एनर्जी प्रोड्यूसर बाय सरपासिंग जापान, यानी कि जापान को पीछे छोड़कर हमारा इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट, तीसरा लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बनने वाला है या बन चुका है, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, किसे पीछे छोड़ा है भाई? जापान को। तो हमें यह पता चल गया कि इंडिया में, आप ऐसा समझिए कि इंडिया में सोलर एनर्जी बहुत ज्यादा मात्रा में प्रोड्यूस की जा रही है, तभी तो इंडिया क्या बना है? थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो सबसे पहले तो आपको इंडिया की रैंक याद रखनी है, तो इंडिया की रैंक क्या है? थर्ड रैंक है। ठीक है, इसने जापान को क्या किया है? पीछे छोड़ दिया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज से हमने ये क्रक्स निकाल लिया। अब जानते हैं, समझते हैं कि हुआ क्या। 8 मई 2024 को वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक अंबर द्वारा जारी ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 के अनुसार भारत वर्ष 2023 में जापान को पछाड़कर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जनरेटर बनने के लिए तैयार है। वर्ष 2015 में यह 9वें स्थान पर था, यानी आप देख रहे हैं 9वें से डायरेक्ट ऑलमोस्ट 8 सालों में ये सीधा तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। जापान के 110, अब बीयू का मतलब क्या है भाई? तो बिलियन यूनिट्स, ध्यान रखना है बीयू का फुल फॉर्म क्या है? बिलियन यूनिट्स। तो जहां पर बीयू आपको हिंदी में देखने को मिले तो ध्यान रखना है बिलियन यूनिट्स की बात हो रही है। जापान के 110 बिलियन यूनिट्स की तुलना में भारत 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा। भारत नवीकरणीय और गैर नवीकरणीय ऊर्जा दोनों में स्थापित बिजली क्षमता में दुनिया में 5वें स्थान पर है। तो हमें इस पर्टिकुलर न्यूज से क्रक्स निकालने वाला बस इतना सा है कि थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? थर्ड लार्जेस्ट सोलर पावर जनरेटर कौन सा देश है? ऐसा पूछ लिया जाए तो आप क्या बताएंगे भाई? इंडिया बताएंगे। ठीक है, यानी भारत का नाम पूरे देश में रोशन हो रहा है। चीन के बारे में बात करें तो चीन दुनिया में सौर ऊर्जा का अग्रणी उत्पादक है, यानी आप सभी को यह वाली बात पता चल गई कि फर्स्ट रैंक किसकी हो सकती है? चीन की हो सकती है। 2024 में 584 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा का उत्पादन करने की उम्मीद है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान और जर्मनी है। यानी फर्स्ट रैंक की अगर आप बात करें तो चाइना हो गया भाई, फर्स्ट रैंक पे हो गया चाइना। सेकंड रैंक पर कौन सा देश होगा? ऑब्वियस सी बात है यूएसए होगा। थर्ड रैंक तो आप सभी को पता चल गई है, थर्ड रैंक है हमारे प्यारे भारत इंडिया की। और फोर्थ रैंक की अगर बात करें तो फोर्थ रैंक है जापान की, और फिफ्थ रैंक किसकी है? तो फिफ्थ रैंक है जर्मनी की। ठीक है, चलिए, तो हमें ये वाली बातें पता चल गई, सिर्फ आपको इतना ही ध्यान रखना है। चलिए बात करते हैं अगली इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। अगली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है किसी न किसी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा। स्पेसिफिकली किन एग्जामों में ये देखने को मिल सकता है? तो एसएससी जैसे एग्जाम, जितने भी वनडे एग्जाम्स आप देने वाले हैं, एसएससी और बाकी सभी जितने भी वनडे एग्जाम होते हैं प्रीलिम्स बेस पर, वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यानी अपकमिंग जितने भी अगले 2 मंथ में एग्जाम होने वाले हैं, आप एसएससी सीएचएसएल की बात कर लीजिए, एसएससी के बारे में बात कर लीजिए, या फिर जितने भी होने वाले हैं एग्जाम, जैसे रेलवे जैसे एग्जाम हो गए, है ना, ऐसे सभी एग्जाम में ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना मुझे ऐसा लगता है बहुत ज्यादा है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट ममोथ स्टार्टेड इन आइसलैंड। आइसलैंड की बात हो रही है। आइसलैंड में हुआ क्या? तो आइसलैंड में वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट, ध्यान रखना है बात किसकी कर रहे हैं हम सब? कार्बन कैप्चर प्लांट के बारे में थोड़ा सा और हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं इसे, जिससे और आसानी से आपको समझ में आए। हम लोग बात कर रहे हैं कार्बन कैप्चर प्लांट की। कार्बन कैप्चर प्लांट मतलब क्या? जिसका नाम क्या है? ममोथ। ठीक है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा बात करें तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाने के लिए डिजाइन की गई दुनिया की सबसे बड़ी सुविधा ने 8 मई 2024 को आइसलैंड में परिचालन शुरू किया। यानी क्योंकि आप सभी को पता है, आप सभी को ये वाली बात तो पता है, कार्बन डाइऑक्साइड आप रिलीज करते हो, ये सारी बात तो आपको पता है कि आप रिलीज करते हो, और ऑक्सीजन क्या करते हो? इनटेक करते हो। तो क्या आपने कभी सोचा कि ऐसे तो आबादी पूरे देश में बहुत ज्यादा है, और कितनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जा रही है, और ये जा कहां रही है? क्या इसका यूटिलाइजेशन हो पा रहा है सही तरीके से? तो हमें ये वाली बात समझ में आई कि इसका यूटिलाइजेशन हम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, और इसे कंट्रोल करने की भी जरूरत पड़ेगी। अभी तो ये सिर्फ आइसलैंड में लगा है, लेकिन हो सकता है आने वाले कुछ समय के बाद आपको अलग अलग देशों में देखने को ये मिले। स्पेसिफिकली कहां मिला है? तो वर्ल्ड का पहला और लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट ममोथ
कहाँ लगा है? आइसलैंड में। ये क्या करने वाला है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से हटाने की कोशिश करेगा, यानी वायुमंडल यानी एटमॉस्फेयर से वायु से कार्बन डाइऑक्साइड का लेने संयंत्र देश में क्लाइम वर्क्स की दुनिया वाणिज्यिक प्रत्यक्ष वायु कैप्चर डीएसी सुविधा है। यह अपने पूर्ववर्ती ऑर्का से काफी बड़ा है जो 2021 में शुरू हुआ था। 2021 में भी आपको मैंने एक न्यूज बताई थी, तब मैंने ऑर्का जो कि कार्बन कैप्चर प्लांट था जिसे शुरू 2021 में किया गया था। ये वाली बात तो आप सभी को पता है, जितने लोग शुरू से जुड़े हुए, जिन्हें नहीं पता उन्हें अभी पता चल गई। इसके अलावा टेक्सास में स्ट्राटोस नाम का ऐसा ही प्लांट निर्माणाधीन है। क्या नाम है भाई? टेक्सास में बनाया जाने वाला जो एक और सिमिलर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है, ऐसा प्लांट बनाने की तैयारी है, वो कहाँ है? स्ट्राटोस में। ठीक है, ऑर्का का नाम आप सभी को ध्यान रखना है क्योंकि 2021 में ये बनाया गया था और उससे भी बड़ा अब बनाया गया है। लगभग 36,000 टन का CO2 को कैप्चर करने वाला ये ममोथ प्लांट स्पेसिफिकली क्या करेगा? रिमूव करेगा कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो उम्मीद है कि आपको सारी बात समझ में आई होगी। सिर्फ नाम और हाईलाइटेड पोर्शन याद रखना है स्पेसिफिकली बस। चलिए इसके बारे में अगर थोड़ा सा और जानने का प्रयास करें तो यह अत्याधुनिक तकनीक हवा की है और रासायनिक क्या है जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज शक्ति 20 बिटवीन इंडियन एंड फ्रेंच आर्मीज विल स्टार्ट इन मेघालय। प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? प्रश्न आपसे सकता है शक्ति 2024 एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच की एक्सरसाइज है? तो आपको बताना है इंडिया प्लस फ्रांस। इंडिया प्लस फ्रांस इन दो देशों के बीच की क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। इसके अलावा इसे हाल ही में यानी 2024 में कहां कंक्लूड कराया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है इसका वेन्यू। वेन्यू कहां है इसका? मेघालय में है, एज इट इज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट हो गई। बस बिल्कुल सिंपल सा है। भारतीय नौसेना फ्रांसीसी नौसेना के बीच सैन्य अभ्यास एक द्विवार्षिक अभ्यास है जो 2011 में शुरू हुआ और भारत और फ्रांस में वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है। यानी कि ये भारत में एक वर्ष आयोजित किया जाता है, फिर अगली बार कहाँ होगा? फ्रांस में होगा। नहीं, अभी अगर 2024 में भारत में हुआ, अगली बार कहाँ होगा? ये फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। उमरोई मेघालय में इसका अभ्यास कराया जाएगा। ठीक है, तो इस अभ्यास का जो उद्देश्य है वो दोनों सेनाओं के बीच सहयोग, समझ और अंतर संचालनीयता को बढ़ाना है। संयुक्त अभ्यास से दोनों देशों को एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानने और आतंकवादी अभियानों का मुकाबला करने में, विशाल और युद्ध अनुभव को साझा करने में सुविधा होगी। बहुत सिंपल उद्देश्य रहते हैं इनके। इसका मुख्य उद्देश्य है युद्ध जैसी स्थिति के लिए संयुक्त रूप से रणनीति और रणनीति पर योजना बनाने के लिए दोनों सेनाओं की क्षमता विकसित करना होगा। उद्देश्य से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप सभी को सिर्फ इतना ध्यान रखना है जो मैंने अभी आपको प्रीवियसली बताया, वो ये है कि शक्ति 2024 कहां कंक्लूड की गई? ये मेघालय में कंक्लूड की गई और किन इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस वही उन्हीं चीजों को हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस। अब मैं जबरदस्ती आपके लिए कोई जबरदस्ती की न्यूज डालने का प्रयास नहीं करता हूं जो कि बहुत इररिलेवेंट हो, बस फालतू में बस मैं बताता रहूं और कोई मतलब नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स वो बहुत ही एग्जाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं। यानी कि क्या इस सीरीज से मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इंपॉर्टेंट जितने भी टॉपिक्स हैं आप इसी जैसे एग्जाम्स दे रहे हैं, जितने भी आप एग्जाम दे रहे हैं सभी के लिए ये बेनिफिट होने वाला है और इंपॉर्टेंट है, रिलेवेंट है। ठीक है, जब चीजें थोप बिल्कुल नहीं है। फिलहाल आप सभी को प्रैक्टिस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने आपको प्रीवियस सेशन में बताया था। अगर आपने नहीं देखा है वो सेशन तो जरूर देखिए पहले। रविन्द्रनाथ टैगोर जी की हाल ही में कौन से नंबर की बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई? ये आपको बताना है। बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट की गई। इसके अलावा सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप सभी को बताना है वो ये है कि पनामा के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं और पनामा किन दो सागरों के बीच में है? किन दो सागरों के बीच में है?
ठीक है? इसका जवाब आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर जवाब देंगे, क्योंकि आपके जितने अच्छे रिस्पॉन्स रहते हैं, मुझे तभी समझ में आता है कि आप कितना अच्छा पढ़ रहे हैं, कितनी सारी चीज़ें आपके दिमाग में जा रही हैं या नहीं जा रही हैं, या बस हवा-हवा है, ऊपर-ऊपर निकल रही हैं। ठीक है? तो आप वो सारी चीज़ें बताएँ, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अगर आप मुझसे इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर जुड़ना चाहते हैं, तो आप स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, और आप अपने सवाल और अपनी क्वेरी आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही साथ इस पूरे सेशन की पीडीएफ आपको स्टडी आपके साथ नाम के टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाने वाली है। हम लोग फिर से मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।